यानी मोहम्मद आदिल शाह, सिकंदर शाह सूरी, ये सब लोग शासन किए। और जब सूरी वंश के शासन का अंत हुआ मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध से, तो फिर से हुमायूं ने कुछ महीनों तक शासन किया। और हुमायूं के कुछ महीनों तक शासन करने के बाद आपको फिर से हुमायूं ने मुगल वंश की पुनर्स्थापना करके फिर से शासन किया। और इसके बाद हुमायूं के निधन होने के बाद हुमायूं का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर बना। हुमायूं का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर बना। तो अब हम लोगों को आज के सेशन में मुगल बादशाह अकबर के विषय में देखना है। अकबर अकबर का जो शासन अवधि है 1556 से 1605, 1556 से 1605 यह अकबर का शासन अवधि है। अकबर के विषय में हम लोग जानना प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो 2-4-5 क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, 2-4-5 क्वेश्चन का जो है आप जवाब दीजिए और इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। विक्रम दिवाकर, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है? आंख से अंधा हो गए हैं कि कान से बहरा? पूछ रहा है क्या हो रहा है? नाच रहे हैं हम, आप देख रहे हैं, नाच हो रहा है, नाच। चलिए 2-4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे पूछते हैं वही जवाब दीजिएगा, हल्ला मत कीजिएगा। किस शासक ने अपनी सेना का 50, 200, 250, 500 की सैन्य टुकड़ी में विभाजन किया? है? काहे छूट गया था? है? काम था? क्या काम था? है? क्या काम था जी? काम का नाम बोलिए ना। कहां गए थे? कहां गए थे? कौन ऑफिस गए थे? जीवन भर यही करते रह जाइएगा। बैठिए। है उधर खड़ा होइए, उधर खड़ा हो इधर। हाँ, दीवान रसातल किससे संबंधित विभाग था? है? मारफटा हम ठीक कर देंगे। पत्र आदान प्रदान करने वाला विभाग था। बैठिए। एकदम आगे पढ़ाते जाते पीछे भूलते जाइए, बढ़िया है। ऐसे ही हम तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। नहीं, इधर खड़ा होइए, खड़ा होइए इधर। नहीं उधर। हाँ, आप ही बोल रहे? अरे आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, खड़ा होइए। अरे आप नहीं। हाँ, बताइए। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान चांदी और तांबे के सिक्के का अनुपात क्या था? एक अनुपात। बैठ जाइए। शेरशाह सूरी ने अपनी प्रांतीय राजधानी किसे बनाया था? है? पाटलिपुत्रा, पटना को बनाया था। है उधर पिलर के पास खड़ा होइए। हाँ, सड़क आजम का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। सड़क आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में पुनर्स्थापित कौन किया था? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड, बैठ जाइए। अब देखिएगा, अकबर को देखते हैं। अकबर की नीतियों के कारण अकबर को महान कहा जाता है। और अकबर शब्द का शाब्दिक अर्थ भी महान ही होता है। जो अकबर है, अकबर शब्द का शाब्दिक अर्थ, अकबर शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है आपको महान होता है। अकबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान होता है। जो मुगल बादशाह अकबर है, सभी मुगल बादशाहों में, बाबर से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर तक, सभी मुगल बादशाहों में सबसे शानदार नीति शासन प्रशासन को लेकर अकबर की रही है। सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार मुगल बादशाह अकबर ने किया है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और जब अकबर का जन्म हुआ था तो उस समय अकबर के जो पिता थे हुमायूं, दर दर भटक रहे थे। उनके ऊपर छत का एक साया तक नहीं था। हुमायूं के ऊपर छत का एक साया तक नहीं था कि अपने परिवार को भी सही ढंग से रख पाए। तो एक विकट परिस्थिति में मुगल बादशाह अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। अमरकोट के राजा विरसाल के राजमहल में अकबर का जन्म हुआ था। जिस समय जन्म हुआ था उस समय इनके पिताजी थे भी नहीं। जब अकबर 3 वर्ष का हो गया तब अकबर की मुलाकात अपने पिता से पहली बार हुई। मतलब 1542 में जन्म हुआ और इनके पिता जो हुमायूं थे, हुमायूं ने अकबर को पहली बार 1545 में देखा। 1545 में देखा और हुमायूं अकबर को पहली बार 1545 में तब देखे जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। काबुल और कंधार को जीत करके वहां पर अपने शासन को स्थापित किया। तब जाकर के हुमायूं की पहली बार मुलाकात अपने पुत्र अकबर से हुई। काबुल और कंधार को जीतने के बाद फिर अन्य क्षेत्रों को भी
हुमायूं ने ईरान के शाह के मदद से जीता, ईरान के शाह के मदद से जीता। और फिर हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया, अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया। और अकबर जब मात्र 9 वर्ष का था, मात्र 9 वर्ष का था, यानी 1551 ईस्वी में, 1551 ईस्वी में अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया गया, गजनी का सूबेदार बनाया गया। लेकिन ध्यान रहे कि 9 वर्ष की उम्र में संकेतात्मक तौर पर जो है अकबर को गजनी का सूबेदार बनाया गया था। वही अकबर का संरक्षक जो है मुनीम खां को नियुक्त किया गया था, मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था। तो जब अकबर गजनी का सूबेदार बना था तो उस समय अकबर के जो संरक्षक थे वे आपको मुनीम खां थे। और आप इस बात को ध्यान से याद रखिएगा कि इनके पिता यानी अकबर के पिता हुमायूं भी चाह रहे थे कि अकबर पढ़ लिख ले, लेकिन अकबर की पढ़ने में एकदम रुचि नहीं था। बहुत सारे शिक्षक अकबर के लिए बहाल किए गए, लेकिन अकबर की रुचि पढ़ने लिखने में थी ही नहीं, अकबर की रुचि तलवारों में थी। अकबर की रुचि जो है तलवारों में थी, युद्ध में थी, इसमें अकबर ज्यादा रुचि लिया करता था। जिस वजह से अकबर के पिता को लगा कि नहीं, इनके हाथ में किताब देने से बेहतर है कि इनके हाथ में तलवार ही दिया जाए। और फिर अकबर के हाथ में तलवार ही थमाया गया और अकबर तलवारबाजी के क्षेत्र में अपनी सैन्य दूरदर्शिता को बेहतर करने के क्षेत्र में अपना पूरा समय दिया और अकबर उस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गए। लेकिन अगर अक्षरों की बात करें, शब्दों की बात करें, यानी किताबी नॉलेज की बात करें, तो अकबर के पास कोई किताबी नॉलेज नहीं था, लेकिन अकबर के पास अनुभव काफी ज्यादा था, अनुभव जो है आपको काफी ज्यादा था। तो सभी मुगल बादशाहों में एक मुगल बादशाह जो अकबर है, अकबर आपको निरक्षर है। इसके अलावे अन्य सभी के सभी मुगल बादशाह जो है आपको साक्षर थे, लेकिन अन्य सभी मुगल बादशाह साक्षर होने के बावजूद भी अकबर जैसे महान नहीं हो पाए। और अकबर निरक्षर होने के बावजूद भी एक महान शासक के रूप में उभरकर सामने आया, एक महान शासक के रूप में जो है अकबर उभरकर सामने आया। और इसके बचपन का नाम जलाल खां था, इसके बचपन का नाम जो है जलाल खां था। और इनके जो प्रारंभिक गुरु थे वह अब्दुल लतीफ था, अब्दुल लतीफ था, जो कि ईरान का रहने वाला था, ईरान का रहने वाला था, जिस वजह से अब्दुल लतीफ को अब्दुल लतीफ ईरानी भी कहा जाता है, अब्दुल लतीफ को जो है अब्दुल लतीफ ईरानी भी कहा जाता है। तो अकबर के प्रारंभिक जीवन के विषय में हुआ। और ध्यान रहे कि अकबर के पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम और अकबर की धाया मां माहम अनगा थी। धाया मां या परिचायक या पालन पोषण करने वाली मां, धाया मां कहिए, परिचायक कहिए या पालन पोषण करने वाली मां कहिए, सब एक ही बात है। तो अकबर की जो धाया मां थी वह आपको माहम अनगा थी। माहम अनगा का अकबर के जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था, काफी ज्यादा जो है आपको प्रभाव पड़ा था। इसके बाद कालांतर में जाकर अकबर के पिता, है बैग वाला क्या कर रहे हैं, बैठिए जगह खोज के बैठिए, अगर क्लास करना है तो जगह खोज के बैठिए, मुंह मेरा मत देखिए। चलिए, तो जो अकबर के पिता हुमायूं हैं 1555 ईस्वी में जाकर फिर से भारत पर मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया। और जब अकबर के पिता हुमायूं फिर से मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया तो मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित करने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया, हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया। और जब अकबर लाहौर का सूबेदार बना तब अकबर का संरक्षक बैरम खां को बनाया गया, तब जाकर के अकबर का संरक्षक किसे बनाया गया, बैरम खां को बनाया गया। जब अकबर लाहौर के सूबेदार थे और बैरम खां के संरक्षण में सूबेदारी को देख रहे थे तो उसी क्रम में अकबर के पिता हुमायूं का निधन हो गया। और जब अकबर के पिता हुमायूं का निधन हुआ, जब अकबर के पिता हुमायूं का निधन हुआ तो हुमायूं के निधन होने के बाद, हुमायूं के निधन होने के समय, सॉरी बाद नहीं के समय, हुमायूं के निधन होने के समय जो मुगल बादशाह अकबर थे, अकबर पंजाब में थे, समझिएगा अकबर पंजाब में थे। जैसे ही बैरम खां को पता चला कि अकबर के पिता हुमायूं का निधन हो चुका है तो उत्तराधिकारी का युद्ध ना हो जाए, संकट की स्थिति राज्य में उत्पन्न ना हो जाए, शीघ्र ही अकबर का राज्याभिषेक करा दिया गया, तुरंत अकबर का राज्याभिषेक करा दिया गया। और पंजाब के भीतर कलानौर नामक स्थान पर, पंजाब के भीतर कलानौर नामक स्थान पर एक ईंट के चबूतरा के ऊपर अकबर का राज्याभिषेक करवाया गया। अकबर के राज्याभिषेक करवाए जाने के बाद जो है पता यह चला कि जो आगरा है, जो कि मुगलों की राजधानी है, उस आगरा पर हेमू ने कब्जा कर लिया है, मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने कब्जा कर लिया है। यह पता चला बैरम खां को, यह बैरम खां को पता चला। और जब बैरम खां को पता चला तो मुगल बादशाह अकबर के नेतृत्व में बैरम खां एक विशाल सेना लेकर आगरा की ओर कूच किया, एक विशाल सेना लेकर आगरा की ओर कूच किया। तो जो मुगल सेना थी और जो हेमू की सेना थी, मुगल सेना और हेमू के सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, पानीपत के द्वितीय युद्ध मुगल बादशाह अकबर और हेमू के बीच हुआ, मुगल बादशाह अकबर और हेमू के बीच हुआ। और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई, हेमू की हार हुई, अकबर की जीत हुई और फिर हेमू की हार हुई। यानी जो हेमू
हुमायूं के निधन होने के बाद मुगलों की राजधानी आगरा को, आगरा के साथ साथ दिल्ली को भी अपने कब्जे में कर लिया था। उस हेमू को मुगल बादशाह अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित किया और पराजित करने के बाद दिल्ली और आगरा पर अकबर ने फिर से कब्जा किया और फिर से कब्जा करने के बाद शासन प्रशासन करना शुरू किया, शासन प्रशासन करना शुरू किया। अब यहां पर थोड़ा सा हेमू को आप देख लीजिए। जो हेमू है, हेमू मध्य प्रदेश के रेवाड़ी का रहने वाला था, मध्य प्रदेश के रेवाड़ी का रहने वाला था और हेमू वैश्य जाति से आते थे। अपने जीवन के शुरुआती दौर में हेमू एक नमक का व्यापारी हुआ करता था, हेमू एक नमक का व्यापारी हुआ करता था, लेकिन अपनी सैन्य क्षमता और योग्यता के बल पर हेमू मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री बने थे, मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री बने थे और काफी वीर व्यक्तित्व के हेमू थे। और इनके विषय में कहा जाता है कि हेमू ने अपने जीवन में कई सारे युद्ध लड़े, उन सभी युद्धों में इन्हें जीत मिली थी, जिस वजह से हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। भारतीय इतिहास में कुल 14 शासक हुए जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, उसमें एक आपको हेमू भी है और हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां एवं अंतिम शासक माना जाता है। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो है 14वां एवं अंतिम शासक माना जाता है। तो अकबर हेमू को पराजित कर फिर से दिल्ली आगरा पर कब्जा किया और अकबर शासन प्रशासन करना शुरू किया। अकबर जब 1556 में शासन प्रशासन करना शुरू किया तो अकबर के शासन अवधि में 1556 से 1560, अकबर के शासन अवधि में 1556 से 1560, इस अवधि के दौरान अकबर सिर्फ नाम मात्र का शासक था। जो अकबर था वह सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का शासक था, सिर्फ नाम मात्र का शासक था। जबकि इस अवधि के दौरान जो है अकबर के लिए सभी प्रकार के निर्णय बेरम खां लिया करते थे, सभी प्रकार के निर्णय बेरम खां लिया करते थे। और जो चश्मा पहन करके सो रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप चश्मा पहने हुए हैं तो आप सो नहीं रहे हैं, ये बात हमको पता नहीं चल रहा है। अभी आंख मेरा बहुत तेज है, समझ गए, तो आपको सोना नहीं है, अन्य तो हम आपको सुला देंगे, समझे। आप भ्रम में मत रहिए कि चश्मा है आंख के सामने तो नजर नहीं आएगा मास्टर को अभी सब चीज नजर आता है। चलिए, तो ये जो अकबर का शासन अवधि है, इस शासन अवधि में अकबर के लिए हर प्रकार का निर्णय बेरम खां लिया करता था, जिस वजह से अकबर के इस शासन अवधि को बेरम खां के संरक्षण का काल कहा जाता है। बेरम खां के संरक्षण का काल कहा जाता है। और देखिए, समझिएगा, जब बेरम खां इस शासन अवधि के दौरान हर प्रकार के निर्णय लेने लगे, तो जो अकबर के सगे संबंधी थे उनको यह बात रास नहीं आने लगा। और रास नहीं आने के कई सारे कारण थे। एक तो पहला कारण यह था कि बेरम खां अकबर का कोई संबंधी नहीं था, कोई अपना सगा नहीं था। दूसरा कारण यह था कि जो मुगल बादशाह थे वे सुन्नी संप्रदाय से आते थे। इस्लाम धर्म में शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय, तो जो बेरम खां थे वे आपको शिया संप्रदाय से आते थे और जो मुगल बादशाह थे वे सुन्नी संप्रदाय से आते थे। तो जो बेरम खां था, या फारस का रहने वाला था, फारस यानी ईरान का रहने वाला था, और ये बिलोंग करता था आपको शिया संप्रदाय से। कौन संप्रदाय से? शिया संप्रदाय। आप नया है जी, नया विद्यार्थी हैं, कौन दिन से क्लास कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। आई कार्ड कहां है आपका? कहां है कार्ड? खोलिए ना उसको। 8 से 10 फाउंडेशन बेच के, तो इस बेच में आप क्या कर रहे हैं? है क्या ऑनलाइन क्लास लिए हो? कुंदरों का टारगेट बेच 10 से 12 कहां है? मोबाइल कहां है? खोलिए तो। दीजिए मोबाइल दीजिए। ठीक है बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, दे दी। चलिए, तो जो आपको बेरम खां थे ये फारस के रहने वाले थे, शिया संप्रदाय से थे। वही जो मुगल बादशाह थे वे सुन्नी संप्रदाय से थे। और जैसे हिंदू और मुसलमान, समझ गए, हिंदू और मुसलमान आप देखते होंगे कितनी ज्यादा कट्टरता देखने को मिलती है। खैर जमीनी स्तर पे जाएंगे तो इतना ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा, टीवी पे बहुत ज्यादा मिलेगा, जमीनी स्तर पर इतना ज्यादा नहीं है जितना दिखाया जाता है। उसी प्रकार से जैसे हिंदू और मुसलमान के बीच एक कट्टरता का भाव आपको देखने को मिलता है, उसी प्रकार से शिया और सुन्नी के बीच भी एक बहुत भारी और गहरी कट्टरता देखने को मिलती है। तो एक तो कारण यह भी था। दूसरा, अकबर का सगा संबंधी नहीं था। तो यह सब बात जो है अकबर के सगे संबंधी को सताया जा रहा था कि एक तो ये हमारा अपना खून भी नहीं है, दूसरे संप्रदाय से भी आता है और अकबर उसी के इशारे पर काम करता है। तो ये सब चीज अकबर के सगे संबंधी को खाए जा रहा था। तो अकबर के जो सगे संबंधी थे वे बेरम खां के खिलाफ जो है अकबर का कान भरना शुरू कर दिया। बेरम खां के खिलाफ अकबर का कान भरना शुरू कर दिया कि बेरम खां फलना, बेरम खां चिलना, बेरम खां ढेकना, समझ गए। मतलब
अकबर के कान में बैरम खां को लेकर नकारात्मक बातें कही जाने लगी, नकारात्मक बातें कही जाने लगी। और धीरे धीरे अकबर भी जवान हो रहा था। अकबर का जन्म 1542 और 1560 आते आते जो है अकबर भी लगभग 18 वर्ष का हो गया था। और जो लड़का के लिए सबसे खतरनाक उम्र होता है वह होता है आपको अप्रॉक्स में मान लीजिए ना 14 से लेकर के लगभग 22-23, समझिए 14 से लेकर के 22-23, 24, 14 से 24, ठीक है, 14 से 24 ये लड़कों के लिए सबसे खतरनाक उम्र होता है। और अगर इस 10 वर्ष कोई भी बच्चा अपने आप को कंट्रोल करके रख लेता है तो हमको लगता है उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। 14 से 24 ये काफी, यानी इस उम्र में आप कोई भी गलती करते हैं तो ये आपका गलती नहीं होता है, बल्कि ये आपके उम्र का गलती होता है, और आपके उम्र का गलती होता है। और दूसरा जो है आपके जो संरक्षक हैं उनका गलती होता है कि आपके संरक्षक ने आपको सही दिशा में सही प्रकार से दिशा निर्देश नहीं किया, जिस वजह से आप इस अवधि के दौरान जो है आप गलती करते हैं। फिर 25 वर्ष के बाद तो लोग थोड़ा मैच्योर हो जाता है, फिर कुछ भी करने से पहले जो है लोग सोचने लगता है। लेकिन जो है कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें मैच्योरिटी तेल लेने चला जाता है, समझ गए। तो 25 वर्ष के उम्र के बाद भी जो है कुछ मामले को लेकर लोगों का मैच्योरिटी कहीं और चला जाता है। तो अब देखिएगा, एक तो अकबर के सगे संबंधी बैरम खां को लेकर अकबर का कान भर रहा था। दूसरा जो है आपको अकबर भी अब जवान हो गया था, वो भी चाहता था कि निर्णय हम स्वयं ले और स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले, निर्णय हम स्वयं ले और निर्णय हम स्वतंत्रता पूर्वक ले, ऐसा अकबर को लगने लगा था। तो बैरम खां ने यह देखा कि हम इतना ईमानदारी से मुगलों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी ईमानदारी पर शक की जा रही है, इसके बावजूद हमारी ईमानदारी पर शक की जा रही है। तो बैरम खां कुछ दिन तक बर्दाश्त किए, लेकिन जब चीजें बैरम खां के बर्दाश्त से बाहर हो गई तो फिर बैरम खां पंजाब के तिलवारा नामक स्थान पर मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पंजाब के तिलवारा नामक स्थान पर मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह को इतिहास में तिलवारा का युद्ध कहा जाता है। और जो तिलवारा का युद्ध है 1560 में हुआ था। यह तिलवारा का युद्ध बैरम खां और मुगल शाही सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में बैरम खां की हार हुई, मुगल शाही सेना की जीत हुई। बैरम खां की हार हुई है, उसको रखिए यहां देखिए, मुंह तोड़ देंगे हम, समझ गए। इस युद्ध में बैरम खां की हार हुई और मुगल शाही सेना की जीत हुई, मुगल शाही सेना की जीत हुई। तो अब मुगल शाही सेना ने बैरम खां को बंदी बना लिया, बैरम खां को बंदी बनाया और अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। अकबर सम्मान के साथ इनके समक्ष 3 प्रस्ताव रखा। अकबर सम्मान के साथ बैरम खां के समक्ष 3 प्रस्ताव रखा। पहला प्रस्ताव यह रखा कि आप बादशाह का व्यक्तिगत सलाहकार बन जाइए, आप बादशाह का व्यक्तिगत सलाहकार बन जाइए, मतलब अकबर ने कहा कि आप मेरा व्यक्तिगत सलाहकार बन जाइए, पहला। दूसरा, आप कालपी या चंदेरी का सूबेदार बन जाइए, कालपी चंदेरी दोनों मध्य प्रदेश में पड़ता है, कालपी या चंदेरी का सूबेदार, कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जाइए, मतलब दोनों का सूबेदार बन जाइए, दोनों का सूबेदार बन जाइए, दूसरा प्रस्ताव। तीसरा प्रस्ताव, आप मक्का चले जाइए, तीसरा प्रस्ताव जो है आप मक्का चले जाइए, धर्म यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर जो है आप मक्का चले जाइए। बैरम खां काफी स्वाभिमानी प्रकृति का व्यक्ति था। उन्हें लगा कि अब मुगल की सेवा हम जिस सच्चाई के साथ कर रहे थे, जिस ईमानदारी के साथ मुगलों की हम सेवा कर रहे थे, लेकिन मुगल बादशाहों, मुगल राज परिवारों के मन में हमारे प्रति द्वेष की भावना आ गई है और मेरे भीतर भी मुगलों को लेकर द्वेष की भावना आ गई है, जिस वजह से अब हम ईमानदारी से मुगलों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर यही होगा कि हम मक्का चले जाएं। बैरम खां ने तीसरे प्रस्ताव, मक्का जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया, मक्का जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। और बैरम खां मक्का जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मक्का जाने को तैयार हुए, मक्का जाने लगे। और मक्का जाने के क्रम में ही गुजरात के पाटन नामक स्थान पर, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर 1560 ईस्वी में, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर 1560 ईस्वी में मुबारक खां नामक व्यक्ति ने, मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी। मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी। अब मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या इसलिए किया क्योंकि बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में, बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खां के पिता की हत्या करी थी। मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या इसलिए की क्योंकि बैरम खां ने मुगलों के तरफ से लड़ते हुए 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खां के पिता की हत्या कर दी थी। उसी का बदला मुबारक खां ने बैरम खां से लिया। बैरम खां की हत्या गुजरात के पाटन नामक स्थान पर हो गई। तत्पश्चात मुगलों को पता चला, बादशाह को पता चला, अकबर को पता चला, तो बैरम खां को गुजरात के पाटन में ही दफना दिया गया। और बैरम खां की पत्नी से अकबर ने निकाह कर लिया, अकबर ने बैरम खां की पत्नी से निकाह कर लिया। और बैरम खां के पुत्र को अकबर ने अपने पुत्र की संज्ञा दी, बैरम खां के पुत्र को अकबर ने अपने पुत्र की संज्ञा दी। इस प्रकार से बैरम खां के युग का अंत हो गया। बैरम खां के युग के
अंत होने के बावजूद भी अकबर स्वतंत्र नहीं हो सका, बल्कि बैरम खां के युग के अंत होने के बाद अकबर की जो धाया मां थी, अकबर की जो परिचायक थी, अकबर की जो पालन पोषण करने वाली मां थी, माहम अनगा, जो माहम अनगा थी वह एक गुट बना ली थी, एक गुट बना ली थी। उस गुट को अतका खेल गुट कहा जाता था, अतका खेल गुट, अतका खेल गुट कहा जाता था। और यह गुट मुगल राज दरबार में अकबर के शासनकाल के दौरान विद्यमान था। यह गुट अतका खेल गुट अकबर के शासनकाल के दौरान विद्यमान था। इस गुट की प्रमुख सदस्य माहम अनगा, जीजी अनगा, अधम खां, ये सभी लोग इस गुट के प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। और ध्यान रहे कि 1560 से 1562, कुछ किताब के अनुसार 1564 भी, मूलतः 1560 से 1562, 1560 से बच जाइएगा ना हो बताइए, 1560 से 1562, 1560 से 1562, इस अवधि के दौरान अतका खेल गुट की महिलाओं का, अतका खेल गुट की महिलाओं का अकबर के निर्णय के ऊपर प्रभाव रहता था। अकबर अतका खेल गुट की महिलाओं के प्रभाव में आकर ही इस अवधि के दौरान निर्णय लिया करते थे, जिस वजह से इस शासन अवधि को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। यह जो शासन अवधि है अकबर का, इसे पर्दा शासन या पेटीकोट शासन, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन भी कहा जाता है, पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात कहा जाता है कि जो सोना जितना तपता है वह उतना चमकता है। अकबर जो बादशाह हैं, अकबर के जीवन में देखिए, इनसे पहले हुमायूं और बाबर के जीवन में भी कठिनाई था, लेकिन हुमायूं के जीवन में ज्यादा कठिनाई नहीं था। अकबर के जीवन में काफी ज्यादा कठिनाई, अकबर को अपने जीवन में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन में तो अकबर की हालात ऐसी थी कि अकबर को रहने के लिए अपना घर तक नहीं था जब अकबर पैदा हुआ था। समझिए, जब अकबर पैदा हुआ था तो अपना घर नहीं था, दूसरे के घर में रहता था, वो अलग बात है, लेकिन अपना घर तक अकबर को नहीं था। और अकबर कई लोगों के संरक्षण में रह करके काम किए हैं। तो अनुभव जो है, अकबर बहुत ज्यादा अपने जीवन में ठोकर खाया है। और अकबर अपने जीवन में जो बहुत ज्यादा ठोकर खाए हैं, वही ठोकर अकबर को एक साम्राज्य निर्माता शासक बनाने में कारगर साबित हुआ। तो अकबर पेटीकोट शासन के दौरान ही, पर्दा शासन के दौरान ही अपने साम्राज्य के विस्तार की योजना की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दी। मतलब अकबर अब यह सोचा कि हमें अपने साम्राज्य को विस्तारित रूप प्रदान करना है, हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। साम्राज्य विस्तार को लेकर अकबर योजना बनाने लगे थे। उस क्रम में अकबर ने एक विशाल प्रशिक्षित सैन्य सेवा का गठन किया। और फिर अकबर उस सेना की मदद से जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में जीतना चाहता था, अपने साम्राज्य में जीतना चाहता था। और ध्यान रहे कि जब अकबर बादशाह बना था तो उस समय ऐसा नहीं था कि मुगलों का शासन पूरे भारत में था। और ध्यान रहे, कभी भी मुगलों का शासन पूरे भारत में नहीं रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बहादुर शाह जफर तक कोई बादशाह नहीं हुए जो पूरे भारत पर शासन किए, कोई नहीं हुए, कोई बादशाह नहीं हुए हैं पूरे इतिहास में जो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक शासन किया हो, ना कोई नहीं रहे। अकबर भी उसमें से नहीं है, समझ गए। और यहां तक कि अंग्रेजों की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेज भी पूरे भारत में शासन नहीं किया, अंग्रेज का भी शासन पूरे भारत में नहीं हुआ करता था। तो अब अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो जो मुगल बादशाह अकबर था, अकबर अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के आगरा को बनाकर शासन प्रशासन कर रहा था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कश्मीर, ये सभी क्षेत्र अकबर के साम्राज्य में थे, ये सभी क्षेत्र अकबर के साम्राज्य में थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो अकबर के साम्राज्य में नहीं थे। तो अकबर साम्राज्य विस्तार की जब योजना बनाया तो अकबर ने सबसे पहले यह सोचा कि क्यों ना मैत्रीवत संबंध स्थापित किया जाए, मैत्रीवत संबंध स्थापित किया जाए। और अगर मैत्रीवत संबंध स्थापित करने में हमें असफलता हाथ लगेगी, तब हम आक्रमण करेंगे, तब हम युद्ध करेंगे, और तब हम युद्ध के माध्यम से जो है राज्यों को जीतेंगे। तो अकबर अपने पदाधिकारियों के माध्यम से यह पता करवाया कि शासन प्रशासन है किस क्षेत्र में किसका, कौन राजा कितना मजबूत है, कौन हमको हरा सकता है, हम किसको हरा सकते हैं। और ध्यान रहे कि अकबर ऐसा नहीं कि शासक बना युद्ध करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था। अकबर सबसे पहले पूरा पता किया जमीनी स्तर पर। तो पता करने के बाद पता चला कि कुछ योग्य शासक भी है, कुछ अयोग्य शासक भी है, कुछ डरपोक भी है, कुछ आपके साथ मैत्रीवत संबंध स्थापित कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ अकबर को यह भी पता चला कि ज्यादातर जो है राजपूत शासक ही है, ज्यादातर क्षेत्रों में राजपूत शासक ही है। तो फिर अकबर ने यह तय किया कि राजपूत शासकों के साथ
मैत्रीवत संबंध हम स्थापित करेंगे। और ध्यान रहे एक बात, कोई भी व्यक्ति कोई भी शासक जो सफल होता है, विजेता होता है, सिर्फ शासक एक चेहरा के तौर पर रहता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। आज के डेट में इसका सबसे बेहतर उदाहरण है आपको हमारे मोदी जी। जो हमारे मोदी जी हैं सिर्फ एक फेस है, सिर्फ एक फेस है, उनके पीछे हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी के जो दरबारी लोग हैं, उन दरबारी लोगों के सलाह पर ही हमारे मोदी जी काम करते हैं। तो कभी काल ठीक भी होता है, कभी काल गलत भी होता है। तो मुगल बादशाहों में जो मुगल बादशाह अकबर है, अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था, यानी 9 महान विद्वान रहता था। और हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते थे, अलग अलग क्षेत्र से हर व्यक्ति बिलोंग करते थे। कोई संगीतज्ञ थे, तो कोई बहुत बड़े सेनापति थे, तो कोई बहुत बड़े भूराजस्व व्यवस्था के जानकार थे, भूराजस्व व्यवस्था के जानकार थे, तो कोई बहुत बड़े बतौलेबाज भी थे, कोई हंसी मजाक करने वाला भी था। मतलब अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान रहा करता था। और अकबर उन विद्वानों के दिशा निर्देश में ही काम करते थे। और अकबर के पिता हुमायूं तो कहीं कहकर ही गए थे, समझा करके ही गए थे, हिंदुओं के साथ मैत्रीवत संबंध रखिएगा, हिंदुस्तान है, हिंदू लोग ज्यादा है, उसके साथ मैत्रीवत संबंध रहेगा तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा दिनों तक शासन कर पाएंगे, बेहतर से बेहतर ढंग से शासन कर पाएंगे। तो अकबर भी यह चाहता था कि हिंदुओं के साथ हमारा संबंध मैत्रीवत रहे, मित्रवत संबंध रहे। अकबर कभी भी हिंदू शासकों को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते थे, बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते थे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई हिंदू शासक आक्रामक रुख अपनाता था तो फिर अकबर भी आक्रामक रूप अपना लेते थे। तो जो मुगल बादशाह अकबर है, अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने राजपूत शासकों के साथ मैत्रीवत संबंध स्थापित किया। और अकबर ने राजपूत राजाओं के नाम खत लिखा और उनसे विनती किया कि वो अकबर की अधीनता को स्वीकार ले, नहीं तो फिर अकबर उनके साम्राज्य पर आक्रमण करेगा और जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लेगा। लेकिन अगर मैत्रीवत संबंध स्थापित करेगा तो फिर उनसे सिर्फ और सिर्फ अधीनता स्वीकार करवाएगा और उनसे कर लेगा, बाद बाकी राजा के तौर पर वही रहेंगे। तो कुछ राजपूत राजा ऐसे हुए जिन्हें लगा कि नहीं, अकबर की अधीनता को स्वीकार करनी चाहिए। तो कुछ राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया और कुछ राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया, अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। और जिस राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, अकबर उन राजपूत राज्यों पर मुगल शाही सेना के नेतृत्व में आक्रमण किया, मुगल शाही सेना के नेतृत्व में आक्रमण किया। इसी क्रम में अकबर ने सबसे पहले मालवा का अभियान किया, मालवा का अभियान किया। और अकबर मालवा का अभियान 1561-62 ईस्वी में किया। 1561-62 ईस्वी में अकबर ने मालवा का अभियान किया। और जब अकबर मालवा के अभियान पर थे तो उस समय मालवा का शासक था बाज बहादुर, उस समय मालवा का शासक था बाज बहादुर अकबर से पराजित होकर, जो बाज बहादुर था वह अकबर से पराजित हुआ और फिर मालवा से भाग खड़े हुए। बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती हजारों की संख्या में राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर कर ली, आत्मदाह कर ली, मतलब अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दी। जब मुगल शाही सेना मालवा से वापस लौट गया तो बाज बहादुर ने फिर से मालवा पर कब्जा किया, लेकिन फिर से मुगलों ने मालवा पर आक्रमण किया और अंततः मालवा को पुनः जीत करके बाज बहादुर को मुगलों का मनसबदार बना लिया गया। बाज बहादुर से अधीनता स्वीकार करवा ली गई। यानी इस प्रकार जो है मालवा को अकबर की मुगल शाही सेना ने जीतकर अकबर के साम्राज्य में मिलाया। और जो बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती है, उन्हें उज्जैन में उनका जो अंतिम संस्कार है उज्जैन में किया गया है। मतलब इनका जो मकबरा है या समाधि स्थल है, जो भी कहना है आप कहिए, उज्जैन में है। इसके बाद एक राजपूत राज्य हुआ करता था आमेर के शासक थे बिहारी मल या भारमल। बिहारी मल या भारमल जो है आमेर के शासक थे। इन्होंने अकबर के साथ युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। सभी राजपूत शासकों में बिहारी मल या भारमल प्रथम राजपूत शासक हुए जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। और इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। और बिहारी मल या भारमल की पुत्री थी हरखाबाई को ही मरियम उज्जमानी भी कहा जाता है या जोधाबाई भी कहा जाता है।
और हरखाबाई का मूल नाम हरखाबाई ही था, जोधाबाई उनका मूल नाम नहीं था, लेकिन इतिहास में उन्हें जोधाबाई के तौर पर ही ज्यादा याद किया जाता है। तो बिहारी मल्लिया भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ करवाया, मुगल बादशाह अकबर के साथ करवाया। इस प्रकार आमेर के राजा भारमल ने अकबर के साथ तो अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ही ली, साथ ही साथ मुगल बादशाह यानी मुगलों के साथ जो है वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। और यहीं से, इससे पहले मुगलों का राजपूतों के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था, यहीं से मुगल और राजपूतों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, मुगल और राजपूतों के बीच जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। और फिर बिहारी भारमल का पुत्र हो गया, इसका पोता हो गया, समझ गए, मानसिंह, भगवान दास। बिहारी मल्लिया भारमल का पुत्र था भगवान दास और उसका पोता था मानसिंह। ये लोग मुगलों के मनसबदार बना लिए गए थे, मुगलों के मनसबदार बना लिए गए थे। और ये लोग जैसे कि मानसिंह अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में से एक थे, और जो मानसिंह थे, मानसिंह सेनापति हुआ करते थे। कई सारे युद्धों में सेनापति के तौर पर मानसिंह ने काम किया था। जैसे कि आप एक हल्दी घाटी के युद्ध को आप याद कीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि काफी प्रसिद्ध युद्ध रहा है, उस हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह भी एक सेनापति के तौर पर काम कर रहा था, समझ गए। तो आप देखिए यहां पर जो है भारत की अगर आप बात करेंगे ना, जैसे आज का भारत अगर पीछे है तो उसमें भारत के राजनेताओं का सबसे बड़ा योगदान है। प्राचीन काल का भारत, मध्यकाल का भारत पर अगर आक्रमण होता था और आक्रमणकारी शासक आक्रमण करके भारत को जीत लेता था तो वह भारत के शासकों का ही योगदान था। मतलब नेता, आज का नेता उस समय का राजा, जैसे आज के नेता के कारण हमारा देश बर्बाद है, देश पीछे है, उसी प्रकार से उस समय के राजा के कारण जो है, राजा के स्वयं के स्वार्थ के कारण जो है हमारा देश गुलाम हो जाता था, हमारे देश पर विदेशी आक्रमण होते थे, समझ गए। तो यह सब चीज हमें यह दिखाता है कि हमें एकता स्थापित करके रहना चाहिए, समझिए, देश की एकता को स्थापित करके रहना चाहिए। और ध्यान दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने देश की संप्रभुता और एकता को, देश की संप्रभुता और एकता को संविधान के मूल ढांचा में शामिल किया है, संविधान के मूल ढांचा में शामिल किया है। मतलब देश की एकता और संप्रभुता स्थापित करने की जो बात हमारे संविधान में की गई है उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, समझ गए। इसके बाद आपको एक राजपूत राज्य था मेवाड़, जिसने अकबर को कड़ी टक्कर दी। एक राजपूत राज्य था मेवाड़, और मेवाड़ नामक राजपूत राज्य ने अकबर को कड़ी टक्कर दी। तो आगे जो है मेवाड़ के विषय में अभी ही हम आपको बताएंगे, लेकिन जो है कुछ एक आध को क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, समझे। तो अरे ये सब फालतू बात मत कीजिए, ठीक है, मोदी नीतीश मत कीजिए, अपना काम कीजिए, ठीक है। यानी बताइए हम समझाते कुछ और है, ये सब जो है यहाँ पे कमेंट में कुछ और ही में लगा हुआ है, कुछ नहीं रुका है, चल रहा है। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये सब मोदी नीतीश करने लगता है, मोदी नीतीश मत कीजिए, पढ़िए सीधा यहां पे। बादशाह और सुल्तान में डिफरेंस बता दीजिए। अच्छा टेस्ट टॉपर का मार्क कितना है? तो बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर है? देखिए इसमें ऐसे तो बहुत सारे अंतर है, ठीक है, लेकिन जैसे कि एक बात समझिएगा, बादशाह और सुल्तान में अंतर की अगर आप बात कीजिएगा तो टेस्ट टॉपर का नंबर सबसे पहले बता देते। जो तीसरा टेस्ट हुआ था, लड़की में 70 और लड़का में 76। लड़का में जो टॉप किया था उसको 76 मार्क था और लड़की में जो टॉप की थी 70 मार्क था। अब बादशाह और सुल्तान में अंतर, एक तो सबसे पहला अंतर यह है कि दिल्ली सल्तनत के शासक को सुल्तान कहा जाता था और मुगल काल के शासक को बादशाह कहा जाता था। दूसरा यह है कि जो सुल्तान होता था वह सुल्तान एक पदवी था, सुल्तान एक पदवी था जो कि खलीफा के द्वारा इस्लामी जगत के शासकों को दिया जाता था। सुल्तान एक पदवी था जो कि खलीफा के द्वारा इस्लामी जगत के शासकों को दिया जाता था। और सुल्तान की बात करें तो सुल्तान को एक प्रकार से आप अधिकारी या पदाधिकारी भी मान सकते हैं, जो खलीफा के अधीन काम करते थे, खलीफा के अधीन काम करते थे, खलीफा उन्हें नियुक्त करते थे। और वही जो बादशाह होता था, बादशाह अपने आप में सर्वोपरि होता था, बादशाह के ऊपर कोई नहीं होता था। बादशाह
निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता था। बादशाह स्वयं से कोई भी निर्णय ले सकता था क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं था, उनके ऊपर कोई नहीं था, इसी वजह से बादशाह स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकता था। और वहीं अगर हम सुल्तान की बात करें तो सुल्तान कोई भी निर्णय लेने से पहले जो है खलीफा के साथ विचार विमर्श करता था और फिर जो है आपको निर्णय लिया करता था। यही सब अंतर है बादशाह और खलीफा में, और क्या। ये तो कंपटीशन का क्वेश्चन है नहीं एकदम, यानी कुछ भी, समझ गए, यानी जो मन में आया वो पूछ दिया, मुंह तोड़ देंगे हम, समझिए। सामने में रहते तो सबसे पहले 4 झापड़ मारते आपको, कुछ भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपटीशन में, ठीक है। यानी बादशाह और सुल्तान में अंतर पूछा जाएगा कंपटीशन में, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा जी तुम्हारा, समझा। चलिए अब आगे आइएगा, खाली फालतू चीज। अरे फालतू चीज बता दिया उससे क्या मतलब है, ये फालतू क्वेश्चन नहीं ना करेगा, समझा। कुछ भी, यानी जो मन में आ गया वही कह दीजिएगा। आप कुछ दिन में पति पत्नी के बीच अंतर क्या है ये हम बताएंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए, समझे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत विद्यार्थी जो है ना पढ़ने नहीं आता है, ठीक है, बहुत विद्यार्थी पढ़ने नहीं आता है वो मास्टर का टेस्ट लेने आता है, समझे। और जो इस भावना से प्रश्न पूछते हैं, हमारा टेस्ट आप खाक लीजिएगा, समझ गए। जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो निगेटिव मानसिकता के लोग हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 1 सितंबर 2017 से लेकर आज तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 5 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और 1 सितंबर 2017 से पहले भी पढ़ाते थे। पढ़ाना तो शुरू किया है हमको लगता है 2015 से ही, लेकिन 2015 से 2017 के बीच जो पढ़ाए वो एज इट इज पढ़ाए हैं, लेकिन 2017 से प्रॉपर वे में पढ़ाए हैं। 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इस 5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में हम ये देखे हैं कि वैसे छात्र जो निगेटिव मेंटेलिटी का होता है, समझ गए, निगेटिव मेंटेलिटी का होता है, उसका मानसिकता खराब है, उसका रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। आप हमसे लिखवा करके ले लीजिए, समझिए, हम लिख करके दे देंगे, आप रख लीजिएगा, रूम में साथ लीजिएगा। निगेटिव मानसिकता के लोगों का कभी रिजल्ट नहीं होता है, और जो टीचर का परीक्षा लेने का प्रयास करता है क्वेश्चन पूछ करके, उसका रिजल्ट जीवन में कभी नहीं होता है, समझ गए। एक से बढ़कर एक धुरंधर को देखे हैं जी अपने जीवन में, एक से बढ़कर एक तिस्मार खां को देखे हैं जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में, समझे। बहुत तेज से तेज विद्यार्थी को देखे, यही है तेज बनने के चक्कर में, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में परीक्षा में 5 क्वेश्चन गलती करके आ जाता है। मेरा ही एक विद्यार्थी कल परसों आया तो मिलने के लिए, उसको तो इतना जा रहे हैं मारे नहीं, सिर्फ बहुत, यानी हमको टक्कर देता था वो विद्यार्थी, और उसका बीपीएससी पीटी में रिजल्ट हुआ, हम तो मारने के लिए उठ गए थे, ठीक है, बिट्टू सर बचा लिए, और हमको टक्कर देता था, एक समय ऐसा था, समझ गए, लेकिन बीपीएससी पीटी में रिजल्ट गिरा दिया है ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, और क्या, समझे। पिछले दिनों टेस्ट में एक बात बोले हुए थे, देखिए कुछ चीज अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कुछ चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जो कुछ चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, पहली बात, आपके भीतर जो है इस बात को लेकर कभी घमंड ना हो कि हम तो इतना पढ़ लिए हैं, हमको इतना नॉलेज है, पहली बात ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी टीचर से इस उद्देश्य से प्रश्न मत पूछिए कि हम टीचर को फंसाएंगे। टीचर कुछ भी समझे उससे मतलब नहीं है, टीचर कुछ भी समझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका ये मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए कि हम फंसाने के उद्देश्य से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जानने के उद्देश्य से प्रश्न पूछिए, ये अच्छी बात है, लेकिन हम लिख कर दे सकते हैं। अगर विद्यार्थी के क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता चल जाता है कि विद्यार्थी कहना क्या चाह रहा है, विद्यार्थी सच में जानना चाह रहा है या विद्यार्थी टीचर का टेस्ट ले रहा है, उस विद्यार्थी के क्वेश्चन के लेटर को देखकर हम समझ गए थे कि ये हमको समझना चाह रहा है। अरे दिन भर विद्यार्थी के बीच रहते हैं महाराज, समझ गए, आप मेरा क्या खाक टेस्ट लीजिएगा, 5 साल से टेस्ट दे रहे हैं, समझे। एक ये बात हो गया। और तीसरी बात यह है कि किसी भी को लेकर, किसी को भी लेकर निगेटिव मत सोचिएगा, किसी को भी लेकर, मतलब जो आपका कंपटीटर है, मतलब आपका जो दोस्त है, भाई है, मित्र है, उससे हीन भावना नहीं रखिएगा। बहुत लोग जो है यानी थोड़ा सा अजीब तरीका से सोचता है कि जैसे कि मान लिया जाए मेरे पास कुछ मटेरियल है तो हम चाहेंगे कि नहीं ये सिर्फ मेरे पास ही रहे, हम अपने दोस्त को ना दे। अगर वो मांगता है तब, अगर नहीं मांगता है तो देने का कोई सवाल ही नहीं है, अगर मांगता है तो निश्चित तौर पर दीजिए, समझ गए, उस सब चीज से कुछ नहीं होता है। और तीसरी बात, अगर आप कुछ जानते हैं तो लोगों को बताइए, ऐसा नहीं कि उसको अपने पास रखिए, उसको अपने पास रखने से कुछ नहीं होता है। सामने 3 से 5 बैच में एक सूरज कुमार शर्मा आया हुआ था, सीवान डिस्ट्रिक्ट का था, सीवान या छपरा का था, वो टीचर था, समझ, वो टीचर था, जनरल कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाता था, और हमसे और बिट्टू सर से पढ़ता था, वही चीज जाके पढ़ाता था, वही सेम चीज जाके पढ़ाता था। वो स्वयं आकर के यहाँ पर मंच पे बोला है कि जो चीज पढ़ते थे उसी चीज को उसी दिन में जाकर के पढ़ाते थे। और आज देखिए उनका फाइनल रिजल्ट हो गया है, बीपीएससी का बेहतर प्रिपरेशन हो गया है, बीपीएससी प्रीलिम्स निकल गया है, आगे मेंस का तैयारी कर रहा है, दरोगा में हो गया है, फाइनल हो गया है, सब चीज, समझ गए। तो चीजों को जानिए, तो लोगों को बताइए, बताने में क्या जाता, कुछ नहीं जाता। यहीं के मटेरियल को जो है सिर्फ वो अपना जो है कोचिंग का नाम छाप देता था, सारा मटेरियल यहीं का दे देता था, समझ गए। तो ये सब हीन भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, और ये मेंटेलिटी तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके भीतर ये मेंटेलिटी है तो आप हमसे मत पढ़िए, समझ गए। हमको वैसे छात्रों की कोई जरूरत नहीं है, हजारों की संख्या में हमारे पास छात्र हैं, फालतू छात्र की एकदम जरूरत नहीं है। अगर जानने के उद्देश्य से पूछते हैं ठीक है, अगर मेरा टेस्ट लेने के उद्देश्य से पूछते हैं, सामने आ जाइएगा, छठी रात का दूध याद दिला देंगे हम जी, समझ गए। मेवाड़, हाँ, पंखा तो उधर मुड़ा हुआ है जी, पंखा आपको कहां से जाएगा हवा, आपको हवा कहां जाएगा, उधर मुड़ा हुआ है पहले ये से, यहां पर तो हवा नहीं आ रहा, यहां पे हवा आ रहा है जी, नहीं आ रहा है, तब यहां पर हवा नहीं आ रहा है, हमको सही से हवा नहीं लग रहा है, पीछे बैठ जाइए। चलिए मेवाड़, मेवाड़ देखिए, ध्यान दीजिए, मेवाड़ के पहले और भी कई सारे राजपूत राज है, लेकिन पहले मेवाड़ की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ जो है, देखिए विद्यार्थी कौन क्वेश्चन पूछता है जानते हैं? जैसे अकबर, बिहार अभियान किसके नेतृत्व में किया, अकबर जब बिहार का अभियान किया था तो बिहार का शासक कौन था, ये सब कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये सब पूछने योग्य क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछता है तो हाँ समझ में आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछने योग्य, विद्यार्थी को नहीं आता है।
लेकिन ई जो है बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर है, ये कंपटीशन पूछा है। जीवन भर क्वेश्चन बैंक देखे हैं और जीवन भर विद्यार्थियों को गाइड किया, पढ़वे किए हैं, पढ़ेवे किए हैं। बादशाह सुल्तान में अंतर पूछता है। मेवाड़, मेवाड़ की चर्चा इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि मेवाड़ एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने अकबर की अधीनता को सीधे तौर पर मानने से इनकार कर दिया और अकबर को खुले तौर पर चुनौती दिया, अकबर को खुले तौर पर चुनौती दिया। और दूसरी बात, मेवाड़ के शासक अकबर से पराजित भी हुए लेकिन फिर भी अपने आप को पराजित नहीं माने, फिर भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो मेवाड़ एक ऐसे राजपूत राज्य है जिसने खुले मुंह से, खुले तौर पर मुगल बादशाह अकबर को चुनौती दिया, मुगल बादशाह अकबर को चुनौती दिया और मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर को लगा कि मेवाड़ के अभियान पर हमें स्वयं जाना चाहिए, आखिरकार हमें देखना है कि मेवाड़ की मिट्टी में क्या है कि यहां के शासक हमें चुनौती दे रहा है, हम बादशाह, हम अकबर हैं, हमको चुनौती दे रहा है। इसलिए अकबर मेवाड़ के अभियान पर स्वयं गए थे, अकबर मेवाड़ के अभियान पर स्वयं गए थे। अकबर ने मेवाड़ की अभियान स्वयं की। 1567-68 में अकबर ने मेवाड़ का अभियान किया। 1567-68 में अकबर ने मेवाड़ का अभियान किया। जब अकबर मेवाड़ का अभियान किए थे तो मेवाड़ का शासक, मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था, राजपूत वंश है सिसोदिया वंश। मेवाड़ में सिसोदिया नामक राजपूत वंश का शासन था और मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह, उदय सिंह। और उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, कहां हुआ करती थी? चित्तौड़। अकबर की सेना चित्तौड़ पर आक्रमण कर उदय सिंह को पराजित किया, लेकिन उदय सिंह भाग खड़ा हुए और उदय सिंह ने उदयपुर नामक शहर को बसाया और उदयपुर नामक शहर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया। उदय सिंह मुगलों से पराजित हुए लेकिन उदय सिंह इसके बावजूद मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किए। उदय सिंह मुगलों से पराजित हुए लेकिन इसके बावजूद मुगलों की अधीनता को स्वीकार उदय सिंह ने नहीं किया। मुगलों को लगा ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई कि पराजित हो गया है फिर भी स्वीकार नहीं कर रहा है, तो अब हम इसको कर क्या सकते हैं। बाद में जाकर 1572 ईस्वी में उदय सिंह का निधन हो गया। उदय सिंह के निधन होने के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र महाराणा प्रताप बना, महाराणा प्रताप बना। और ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात आपके बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा गया है कि मुगल बादशाह अकबर ने 1567-68 ईस्वी में, मुगल बादशाह अकबर ने 1567-68 ईस्वी में जब मेवाड़ का अभियान किया था तो वहां पर शासक कौन था? तो उस प्रश्न का आंसर होता उदय सिंह। और यह प्रश्न 2446 वाला में पूछा गया है। अब प्रीलिम्स में पूछा है या मेंस में एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन यह पूछा गया है। 1572 में उदय सिंह के निधन होने के बाद उदय सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महाराणा प्रताप बना। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। अकबर फिर से महाराणा प्रताप के शासनकाल के दौरान मेवाड़ पर आक्रमण किया। महाराणा प्रताप के शासनकाल के दौरान जब अकबर फिर से मेवाड़ पर आक्रमण किया तब फिर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हल्दी घाटी नामक स्थान पर युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में, जिस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, जिस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, हल्दी घाटी होगा, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में फिर से मुगल शाही सेना अकबर की जीत हुई, महाराणा प्रताप की हार हुई। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस युद्ध में अकबर की जीत हुई है यह सत्य है, महाराणा प्रताप की हार हुई है यह भी सत्य है, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि महाराणा प्रताप की जीत हुई है, अकबर की हार हुई है, समझ गए। लेकिन सच्चाई यह है कि अकबर की जीत हुई है, महाराणा प्रताप की हार हुई है। तो अब यहां पर एक असमंजस और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन ध्यान दें कि इस असमंजस और विवाद की स्थिति, इस असमंजस और विवाद की स्थिति से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपसे यह प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो कहिएगा अकबर की जीत हुई है, इसी को सत्य माना जाएगा। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होने के बावजूद भी अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इन्होंने भी अपनी दूसरी राजधानी बनाई, शासन प्रशासन करना शुरू किया। कालांतर में जाकर 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। महाराणा प्रताप के निधन होने के बाद महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अमर सिंह बना। महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अमर सिंह बना। तो जो अमर सिंह है, अमर सिंह ने भी अकबर की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। अमर सिंह ने भी अकबर की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। बाद में जाकर 1605 में अकबर का निधन हो गया। अकबर के निधन होने के बाद अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जहांगीर बना। जहांगीर ने अपने कूटनीति के तहत, जहांगीर ने अमर सिंह के साथ युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि जहांगीर ने अमर सिंह के साथ समझौता किया। जहांगीर ने अमर सिंह के साथ समझौता किया और जहांगीर और मेवाड़ के शासक अमर सिंह के बीच 1615 ईस्वी में सशर्त समझौता हुआ, जिसे चित्तौड़ की संधि कहा जाता है, जिसे चित्तौड़ की संधि कहा जाता है। और इस चित्तौड़ की संधि के तहत अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता को स्वीकार किया। अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता को स्वीकार किया।
तो जहांगीर ने भी कई सारे सैन्य अभियान किए थे, लेकिन ध्यान रहे जहांगीर के जो सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान माने जाते हैं वह मेवाड़ का अभियान माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि जो अकबर पूरे उत्तर भारत को जीत लिया, पूरे उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत के कई सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, लेकिन वह अकबर मेवाड़ को नहीं जीत सका था। लेकिन वहीं जहांगीर की हम बात करें तो जहांगीर ने अपनी सफल कूटनीति के प्रयोग के तौर पर जो है मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में समझौता के तहत ही मिलाया, लेकिन मिला तो लिया। यह जहांगीर की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि मानी जाती है, यह जहांगीर की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि मानी जाती है। समझ गए? अब आइए तो यहां तक याद करते हैं। चलिए आइएगा, मेरे साथ याद कीजिएगा आप। और देखिए, जिस लड़का के विषय में हम बता रहे थे, हम उसको मारने के लिए उठ गए थे, परसों आया था रात में मिलने के लिए। देखिए, कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में उससे बात करके हम इस बात को महसूस किए कि कंपटीशन अगर आपको पास करना है, छोटी से छोटी बातों को आपको याद रखना होगा। छोटी से छोटी बात को आपको यह बात भी याद रखना होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है डेट के साथ, और आपको यह बात भी याद रखना होगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस दो हिंदू शासक के नाम का जिक्र किया है। मतलब आसान से आसान और टफ से टफ हर बात को आपको याद रखना है। और उससे बात करके हमको यह लगा कि जो छोटा छोटा डाटा था, हर छोटा छोटा डाटा को वो इग्नोर किया, छोटा डाटा को इग्नोर किया। और बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ था, परीक्षा के समय हम बिहार एसएससी बैच में इतिहास पढ़ा रहे थे। हमको आज भी याद है कि लगभग लास्ट ही होने वाला था उस समय, विजयनगर बहमनी साम्राज्य में पढ़ा रहे थे। मॉडर्न उन लोग को पहले ही पढ़ा दिए थे, यानी मुगल काल से लेकर मॉडर्न पहले पढ़ा दिए, और फिर प्राचीन से लेकर इधर जो है भक्ति सूफी आंदोलन तक पढ़ाना था। तो विजयनगर के बाद सिर्फ भक्ति सूफी आंदोलन पढ़ाना था, मतलब उस बैच में इतिहास पूरा पढ़ा चुके थे। बीपीएससी का सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो बिहार एसएससी बैच का बच्चा नहीं बनाया था, बाद बाकी सारा क्वेश्चन बना दिया था, चाहे जो भी हो क्वेश्चन, उससे मतलब नहीं है। तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा डाटा था जो वो लड़का मिस किया था, जो कि मिस नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपको कंपटीशन फेस करना है, कंपटीशन पास करना है, तो किसी भी चीज को आप हल्के में नहीं ले। पानीपत के प्रथम युद्ध को भी आप हल्के में नहीं ले और उसको नजरअंदाज करके आप नहीं चले, बल्कि जब रिवीजन करे तो उसको भी देखते हुए जाए। समझ गए? तो रिवीजन का कमी, छोटा छोटा डाटा को छोड़ दिया जाना, मतलब ये तो पूछा ही नहीं जाएगा। अरे कंपटीशन है, कंपटीशन का जो आपका सिलेबस है, पूरे सिलेबस को आपको करना होगा। क्या बात करते हैं आप? छोटा बड़ा तो आपको ये करना ही नहीं चाहिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हर चीज को याद रखना होगा, नहीं तो ऐसे ही असफल होते रहिएगा। मुगल बादशाहों में कौन ऐसे मुगल बादशाह है जो निरक्षर है? निरक्षर मुगल बादशाह कौन है? निरक्षर मुगल बादशाह अकबर का शाब्दिक अर्थ, अकबर का शाब्दिक अर्थ महान। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1500। अकबर सर्वप्रथम कहां का सूबेदार बना? कहां का सूबेदार? उस समय अकबर के संरक्षक कौन? अकबर के संरक्षक। जब हुमायूं ने भारत को जीता, तो हुमायूं ने भारत को जीतने के बाद अकबर को कहां का सूबेदार? कहां का सूबेदार? लाहौर। और जब अकबर लाहौर के सूबेदार बने तो अकबर के संरक्षक, अकबर के संरक्षक। पानीपत का युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच? किसकी जीत हुई? अच्छा, हेमू किस जाति से था? वैश्य जाति। कौन जाति से? कौन जाति से? कहां का था? मध्य प्रदेश के रेवाड़ी। मध्य प्रदेश के रेवाड़ी। अंतिम भारतीय शासक जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि दी, कौन था? किसका प्रधानमंत्री था? मोहम्मद आदिल शाह। किसका प्रधानमंत्री था? मोहम्मद आदिल शाह। समझ गए? कब से कब के शासनकाल को? बैरम खां के संरक्षण का काल, 1556 से 1500। बैरम खां की संप्रदाय से आप। बैरम खां मुगल शासक, बैरम खां कहां का रहने वाला था? फारस। कहां का? फारस यानी ईरान। ठीक है। बैरम खां कहां का रहने वाला था? तिलवारा का युद्ध कब हुआ? तिलवारा का युद्ध किसके किसके बीच? किसकी जीत हुई? और अकबर ने बैरम खां के समक्ष कितने प्रस्ताव रखे? कितने प्रस्ताव? और उन 3 प्रस्तावों में किस प्रस्ताव को बैरम खां ने स्वीकार किया? मक्का जाने। और मक्का जाने के क्रम में बैरम खां की हत्या किसने कर दी? कहां की? बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने क्यों कर दी थी? क्योंकि मच्छीबाड़ा के युद्ध में मुबारक खां के पिता की हत्या बैरम खां ने की थी। और इसके बाद जो है बैरम खां की पत्नी से अकबर विवाह कर लिया और फिर उसके पुत्र को अपने पुत्र की संज्ञा दिया। और बैरम खां के संरक्षण का काल समाप्त होने के बाद जो है अकबर पर किस गुट का शासन स्थापित? अत का खेल गुट। कब से कब तक? इस अवधि को क्या कहा जाता? अकबर अपने किस शासन अवधि के दौरान सैन्य अभियान पर जाना शुरू कर दिया था? पेटीकोट। अकबर ने सैन्य अभियान के क्रम में सबसे पहले किस राज्य का अभियान, किसका अभियान किया? कब किया? इस समय यहां के शासक कौन ऐसा प्रथम राजपूत राज हुआ जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया? कौन हुआ? यहां के शासक कौन थे? बिहारी मलिया भारत, 1562। और सर्वप्रथम किस राजपूत राज ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित? किसने? आमिर के राजा भारमल ने अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर के साथ? किसका? हरखा बाई। कौन ऐसा राजपूत राज था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया? कौन था? अकबर ने मेवाड़ का अभियान कब किया? इस समय यहां के शासक कौन थे?
उदय सिंह के बाद कौन बने? महाराणा प्रताप के साथ अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी कौन? चलिए, उदय सिंह हो, महाराणा प्रताप हो, अमर सिंह हो, क्या किसी ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया? मुगल शब्द बोले थे, मुगल, अकबर थोड़े बोले थे, मुगल बोले थे, मुगल। अकबर बोलते तब आप बोलते नहीं, हम मुगल बोले थे। हाँ होना चाहिए था इसका उत्तर, समझ गए। तो अमर सिंह ने किस मुगल बादशाह की अधीनता, किसकी अधीनता को? जहांगीर की अधीनता को स्वीकार किया। ठीक है, जहांगीर की अधीनता को स्वीकार किया। और अमर सिंह ने जहांगीर के साथ कौन सी संधि, कौन सी संधि की? चित्तौड़ की संधि कब हुई है? 1615। ठीक है, इतना बात याद हो गया? चलिए ठीक है, अब इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन होमवर्क दीजिए। गेट उट बंद कीजिए सारा जी, गेट बंद कीजिए, दीजिए होमवर्क दीजिए। क्या हो रहा है इसमें, क्या होगा आज? जलवायु ना, मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, क्या क्या केरल, अच्छा नहीं।